हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम टारगेट पब्लिकेशन का 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो फिर से शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, उसमें से 12 और 14 यह क्वेश्चन रह गए हैं। उसमें से पहले हम 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 14 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज गिवन दैट बोहर रेडियस ए नॉट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। अब देखो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये किस में होता है? एंगस्टॉन में होता है। ये होता है एंगस्टॉन में। अब देखो यहाँ पर हम इसे पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर, पीएम यानी पिकोमीटर यहाँ पर। अब देखो, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो सेकेंड फॉर्मूला, हमें पता है कि लैम्बडा इज इक्वल टू होता है h अपॉन पी, और इस p को हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। p यानी मोमेंटम, और मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो, अब हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, वो क्या है? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 अब देखो यहाँ पर यह m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। अब हम इस mv को यहाँ पर ही रखेंगे और इस r को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ बनेगा mv इज इक्वल टू nh अपॉन 2πr, और इस mv की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ बनेगा h अपॉन nh अपॉन 2πr। जब इंटीजर अपॉन फ्रैक्शन हो तब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहां से बनेगा, यहां पर देखो, यहां पर h और h की लग गई, तो यहां पर बनेगा 2πr अपॉन n, 2πr अपॉन n। और r की वैल्यू यहां पर हमें पता है, वो क्या है 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। इसमें हम पुट कर देते हैं तो यहां बनेगा 2π इन ब्रैकेट 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड अपॉन n। अब देखो यहाँ पर इस n से यह स्क्वायर निकल जाएगा और हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, इन हाइड्रोजन एटम, यानी ये z की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1। उसके बाद दिया है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट। सेकेंड बोहर ऑर्बिट यानी यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 2π इंटू 52.9 इंटू 2। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 211.6 पाई पिकोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन है। क्या? 211.6 पाई पिकोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो इसका आंसर डायरेक्टली होगा, इसका आंसर होगा dz² dx² माइनस y²। यह थेरेबीसी क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा dz² dx² माइनस y²। अब देखो 21 नंबर का क्वेश्चन, 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज। यानी हमें यहाँ पर देखो 4d दिया है, 4d 5p, उसके बाद दिया है 5f और उसके बाद दिया है 6p। इसका हमें डिक्रीजिंग
एनर्जी ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर देखो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यह एक डायग्राम बताता हूं जिससे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वो डायग्राम क्या है, यहाँ पर देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x 6p 6d 7s 7p और 8s। यहाँ पर देखो यह आपको डायग्राम आसानी से याद हो जाएगी। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले हम यहाँ से मूव करेंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 1s में जाएगा, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में और उसके बाद जाएगा 3s में, उसके बाद जाएगा 3p में और 4s में, उसके बाद जाएगा 3d 4p और 5s में, उसके बाद जाएगा 4d 5p 6x में, उसके बाद जाएगा 4f 5d 6p 7s में और उसके बाद जाएगा 5f 6d 7p और 8s में। यह आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इससे हम अब ऑर्डर निकालेंगे। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएंगे। तो देखो यहाँ पर पहले किस में जाएगा, यहाँ पर 4d है, 4d के बाद 5p में जा रहा है, 5p के बाद यहाँ पर देखो पहले 4d में गया, 4d के बाद गया 5p में, यानी 5p की एनर्जी 4d से ज़्यादा है। उसके बाद देखो 5p 6x 4f और 5d के बाद है 6p, यानी 6p में गया, उसके बाद 6p और उसके बाद गया यहाँ पर देखो 5f में, 5f, यानी यह हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गई। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बतानी है तो यहाँ पर आ जाएगा 5f 6p 5p और 4d, यह हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गई। और इससे हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी 21 का आ गया डी हमारा 21D। यह आप डायग्राम याद रखिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो यहाँ पर P दिया है हमें। P कितना दिया है, N4, यहाँ पर N4 है और L3 है, L इज इक्वल टू 3। और उसके बाद है Q दिया है हमें, Q कितना दिया है N5 और L दिया है 2। बाद में दिया है R, R दिया है N5 L1। उसके बाद दिया है S, S दिया है हमें N4 और L दिया है हमें 2। तो देखो यहाँ पर हमें इसका करेक्ट एनर्जी ऑर्डर बताना है। तो देखो यहाँ पर जिसकी N प्लस L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब N प्लस L सेम होगा, क्या होगा, N प्लस L सेम होगा तो N की जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही हमारा ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। तो यहाँ पर देखो P और Q में देखो इसकी N प्लस L की वैल्यू कितनी आ रही है 7, इसकी कितनी आ रही है 7, इसकी आ रही है 6 और इसकी आ रही है 6, N प्लस L की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया, जिसकी N प्लस L की वैल्यू सेम होगी उसमें N की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो P और Q में यहाँ N प्लस L की वैल्यू ज़्यादा है और वो कितनी है 7 है, यानी सेम है। अब देखो इसमें N की वैल्यू किस में ज़्यादा है Q में, तो यानी Q की वैल्यू यानी Q की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, P से। अब देखो R और S में, R और S में कितनी वैल्यू आ रही है 6। तो यहाँ पर N की वैल्यू किसकी ज़्यादा है R की, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले R, फिर आ जाएगा
एस। यानी हमारा ऑर्डर क्या बनेगा यहाँ से, Q ग्रेटर देन P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S, और क्या बनेगा S लेस देन R लेस देन P लेस देन Q। यही हमारा ऑर्डर बनेगा। ऐसा ऑर्डर फर्स्ट ऑप्शन में है, तो 22 का आ जाएगा A। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, इफ द गिवन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N4L1, N सेकंड में N4L0, थर्ड में N3L2 और फोर्थ में N3L1 आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, देन द ऑर्डर विल बी। यानी हमें इसकी इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो सेम 22 में जैसे सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो देखो N+L की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसमें N+L क्या होगा, सेम होगा, उसमें N की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एनर्जी की। तो यहाँ पर देखो N+L इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, इसकी आ रही है 4, इसकी आ रही है 5 और इसकी आ रही है 4। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या आ रहा है, 5 सेम आ रहा है। तो N+L की वैल्यू जब सेम होगी तब N की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट और थर्ड में N की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट की, वो कितनी है 4। तो यहाँ पर फर्स्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, किससे, थर्ड से। उसके बाद देखो सेकेंड और फोर्थ में दोनों की एनर्जी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इसमें N की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, सेकेंड की, वो कितनी है 4 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा थर्ड के बाद आ जाएगा सेकेंड और उसके बाद आ जाएगा 4। यह हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर होगी। हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगी, 4 पहले आएगा, उसके बाद आएगा सेकेंड, उसके बाद आएगा थर्ड और उसके बाद आएगा फर्स्ट। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। यानी यह हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उसके बाद हमें क्या बताना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज विल बी। यानी हमें इसके इंक्रीजिंग एनर्जीज का करेक्ट ऑर्डर बताना है। इन्होंने यहाँ पर N, L, ML, MS इसकी वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमको यहाँ पर ML और MS की कोई ज़रूरत नहीं है। ML और MS की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ N क्या है 4, L क्या है 2। हम फिर से जैसे हमें 22 और 23 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर N+L की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसमें N+L की वैल्यू सेम होगी, N+L की वैल्यू सेम होगी, उसमें जिसकी N की वैल्यू ज़्यादा है उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में N+L इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6, सेकेंड में देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, थर्ड में देखो N+L इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 और फोर्थ में देखो वो आ रही है 4। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या बनेगा, यहाँ से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 4 की, यानी 4 पहले आएगा 4 लेस देन। उसके बाद देखो सेकेंड और थर्ड में यहाँ पर क्या है, दोनों की N+L की वैल्यू सेम आ रही है, वो कितनी है 5 और 5। अब देखो जब सेम आए तो क्या करेंगे, जिसकी N की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर N की वैल्यू किस में ज़्यादा है, तो थर्ड में, एंड थर्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद आएगा थर्ड और उसके बाद आएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और वो कितनी है, यहाँ पर N+L की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बनेगा फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। 24 का भी हमारा ए ही आ गया, 24A। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, द 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। हमें P दिया है यहाँ पर 3, 2, -2,
+1/2। यह 3 हमारा n है, यह 2 हमारा l है, यह -2 हमारा ml है और +1/2 यह क्या है ms। उसी तरीके से q क्या दिया है हमें 3 0 0 +1/2। 3 यहाँ पर n है, यह l, यह ml और यह है ms। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी हमें यह इंफॉर्मेशन रखी है और इसकी मदद से हमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यह हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन P एंड Q हैव सेम एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन P हैज ग्रेटर एनर्जी देन Q, थर्ड ऑप्शन P हैज लेसर एनर्जी देन Q एंड डी ऑप्शन P एंड Q रिप्रेजेंट सेम इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर 25 में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी n + l ही लगेगा। तो यहाँ पर देखो n + l। अब देखो यहाँ पर n + l, इसमें जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर p में n + l, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 और इसमें कितनी आ रही है 3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, p की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, q से। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ से P हैज ग्रेटर एनर्जी देन Q, P हैज ग्रेटर एनर्जी देन Q, क्योंकि P की n + l की वैल्यू 5 आ रही है और Q की n + l वैल्यू 3 आ रही है। इसी की वजह से P की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा हो रही है किससे, Q से। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 25 का B, P हैज ग्रेटर एनर्जी देन Q, 25 का B सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, द स्टेटमेंट इज, यानी जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो किसका है, तो यह स्टेटमेंट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। यानी उन्होंने क्या बताया, देखो जो एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस 2 इलेक्ट्रॉन के कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। यानी यहां पर देखो जब n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू 2 होगी, ml की वैल्यू -2 होगी और ms की वैल्यू +1/2 होगी, तब उसी में n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, ml की वैल्यू -2, लेकिन यहां पर ms की वैल्यू क्या होगी -1/2 होगी। यानी उन्होंने क्या बताया, नो ट्रू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के बीच सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। यहां पर देखो ms और ms की वैल्यू चेंज हो रही है, एक में +1/2 आ रही है और दूसरे में -1/2 आ रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर्स। यह थ्योरी बेसिक क्वेश्चन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर्स। ऑप्शन बी आएगा 27 का भी, स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच, ऑर्बिटल फॉर विच, यानी हमें n की वैल्यू दी है यहाँ पर 3 और l की वैल्यू दी है 1, l की वैल्यू क्या दी है 1। यानी हमको बताना है कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो आपको पता है कि ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2। यहाँ पर देखो n और l हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि इन द ऑर्बिटल, यानी एक ही ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 2। जब हमें ऐसा बताया जाए p ऑर्बिटल में, और तो यहां पर हमें p ऑर्बिटल में 6 हो सकते हैं, d ऑर्बिटल में 10 हो सकते हैं, ऐसा हमें आंसर देना होगा। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ बताया कि एक ही ऑर्बिटल में, मेंशन नहीं किया है यहां पर, लेकिन इन द ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए यहां पर ऑप्शन आ जाएगा बी, यानी 2 electrons can fit in the orbital for which n is equal to 3 and l is equal to 1। तो यहां से ऑप्शन आ गया बी।
अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu, यानी हमें Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो देखो Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पर Cu का एटॉमिक नंबर है 29, तो यहाँ से बनेगा नियॉन 3s2 3p6 3d9 और 4s2। यह देखो यह हमारा एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो वो क्या आ गया, तो वो आ गया नियॉन 3s2 3p6 3d10 और 4s1। यहाँ पर 3d10 इसलिए हुआ क्योंकि हाफ फील्ड s ऑर्बिटल और फुल फील्ड d ऑर्बिटल इस कॉपर के लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, इसलिए यह एक्सपेक्टेड था। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिकों ने इसका एक्चुअली निकाला तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया नियॉन 3s2 3p6 3d10 4s1, क्योंकि हाफ फील्ड s ऑर्बिटल और फुल फील्ड d ऑर्बिटल इस कॉपर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 29 का बी, नियॉन 3s2 3p6 3d10 4s1, ऑप्शन बनेगा बी 29 का बी। यहाँ पर देखो जब हमें कॉपर का एक्सपेक्टेड बताए तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए, वहां पर 3d9 और 4s2 है। लेकिन जब हमें कुछ ना दिया हो और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना हो तो यहाँ पर बनेगा यह ऑब्जर्व्ड, यह ऑब्जर्व्ड है, यानी वैज्ञानिकों ने इसे निकाल दिया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इनकरेक्ट फॉर 19 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, यानी हमें क्रोमियम के 19 इलेक्ट्रॉन के लिए सही सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखो क्रोमियम, पहले हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो यहाँ से बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। यहाँ पर भी 29 में जैसे हुआ उसी तरीके से ही यहाँ पर होता है। हाफ फील्ड d ऑर्बिटल और हाफ फील्ड s ऑर्बिटल क्रोमियम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। तो यहाँ पर हमें क्रोमियम के लिए बताना है। अब देखो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, यहाँ 4s में गया है। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी 4, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, ml की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी 0 और ms की वैल्यू ±1/2 होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने +1/2 दे रखी है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बनेगा सी 30 का सी। यहाँ पर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है 4s में गया है, तो इसलिए n 4 आ गया, l आ गया 0, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, d के लिए 1 होती है, p के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है, ये आपको पता होगा। ml की वैल्यू -L होती है, यहाँ पर 0 है इसलिए 0 आएगा और ms की वैल्यू ±1/2 होती है, तो यहाँ पर +1/2 दे रखी है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा 3 400 +1/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। पहले हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, तो 10 17। तो यह हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब देखो उन्होंने क्या होता है सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर देखो अनपेयर किस में है, p में है,
तो यहाँ पर P में है, इसलिए N की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ पर, तो यहाँ पर P का सफिशिएंट क्या है 3, इसलिए N की वैल्यू होगी 3। L की वैल्यू क्या होगी, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद ml की वैल्यू क्या होगी, ml की वैल्यू -L to L तक होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1, 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, इस यहाँ पर मैंने दे रखा है। तो ms की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, ±1/2। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। हम ऑप्शन में जाए तो यहाँ बनेगा 3, 1, 1, यहाँ पर उन्होंने 1 दिया रहे और ±1/2 दे रखा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बनेगा C, 31 का C। 3p5 के लिए क्या बनेगा, n की वैल्यू 3 आएगी, l की वैल्यू 1 आएगी, ml की वैल्यू 1, ms की वैल्यू ±1/2, इसमें से कोई भी आ सकती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम Z37, यानी एटॉमिक नंबर दिया है हमें रुबिडियम का 37। तो देखो हम इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो क्या आएगा वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और यहाँ पर देखो कितने हुए 2, 2, 6, 10, यह 10, 20 और यह 10, 30 हो गए, और 4p6 और उसके बाद आएगा यह 36 हो गए, 5s1 और ये हो गए 37। अब देखो उन्होंने क्या बताया, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम Z इज इक्वल टू 37 इज। तो यहाँ पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर 5s1, यानी हमें इसके लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकालना है। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या आएगी 5s1 के लिए, n यहाँ पर क्या है 5 है, s का कोएफिशिएंट। उसके बाद l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, ml की वैल्यू भी 0 आएगी क्योंकि वो -L to L बिलोंग करता है, और जब L की वैल्यू 0 होगी तब ml की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। उसके बाद देखो ms की वैल्यू ±1/2 होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने +1/2 दे रखी है। तो यहाँ से ऑप्शन बनेगा A, 32 का A सही है, 32 का A आ रहा है। N5, L0, ML0, MS ±1/2, यहाँ पर +1/2 दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, द साइज ऑफ द आइसोटोप इलेक्ट्रॉनिक स्पेस Cl माइनस Ar एंड Ca2+ इज अफेक्टेड बाय, यानी इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस की साइज किसकी वजह से चेंज होती है और अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पर देखो Cl में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18, आर्गन में 18, और यहाँ पर भी कैल्शियम में 18, क्लोरीन में प्रोटॉन होंगे 17, आर्गन में 18 और कैल्शियम में 20। तो इसकी साइज किसकी वजह से अफेक्ट करते हैं, तब न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, क्योंकि जब 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से साइज उसकी ज्यादा होगी, और यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसलिए वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। कैल्शियम में देखो यहाँ पर प्रोटॉन 20 है और इलेक्ट्रॉन 18 है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और इसलिए कैल्शियम की एटॉमिक साइज कम होगी। तो यहाँ से ट्रेंड क्या बनेगा, देखो Cl- की साइज ज्यादा होगी आर्गन से, और आर्गन की ज्यादा होगी Ca2+ से। ये किसकी वजह से हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर Ca में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इसलिए उसकी साइज कम होगी, आर्गन में
Ca से कम है लेकिन Cl माइनस से ज्यादा है, तो यह मिडल में आ गया। और Cl माइनस में न्यूक्लियर चार्ज कम है इसलिए इसकी साइज ज्यादा होगी, तो यह ट्रेंड बनेगा एटॉमिक साइज के लिए। यानी यहां से हमने क्या सीखा, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, यानी Cl में एटॉमिक साइज ज्यादा है इसलिए उसमें न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। आर्गन में और कैल्शियम में आप देख लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है क्वांटम नंबर्स n, l, ml, ms आर ऑब्टेन्ड आर्बिट्ररीली। दूसरा है ऑल क्वांटम नंबर्स n, l, ml, ms फॉर एनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन बी आइडेंटिकल अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस। तीसरा है all the quantum numbers n, l, ms may not be required to describe an electron of an atom completely. D, all the quantum numbers n, l, ml, ms are the required to describe an electron of an atom completely. तो यहां से हमारा करेक्ट बन जाएगा, तो यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, all the quantum numbers n, l, ml, ms are required to describe an electron of an atom completely. Option number D. अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, the energy required to break 1 mole of Cl bond in Cl2 is 242 kilojoule per mole. The longest wavelength of the light capable for breaking a single Cl bond is। तो यहां पर उन्होंने दे रखा है C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड Na यानी एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब देखो यहां पर उन्होंने क्या दिया है, एनर्जी रिक्वायर्ड 35 नंबर में देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू break 1 mole of Cl bond in Cl2 is। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, E यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड, 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड, इसलिए यहां पर हमें Na से डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू क्या बनेगी, लैम्बडा इज इक्वल टू आएगा Hc इंटू Na डिवाइडेड बाय E। तो देखो यहां पर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर लैम्बडा इज इक्वल टू H यानी प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, C यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड इंटू Na 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर E की वैल्यू यानी एनर्जी की वैल्यू दी है वो कितने 242 किलो जूल, यानी यहाँ पर 10⁻3 बनेगा। तो देखो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, हम अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पहले हम 6.6 इंटू 3 इंटू यहाँ पर हम 6 ही लेंगे इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻23, इसका आंसर आ जाएगा 10⁻, यहाँ पर देखो 31 हो गया, तो यहाँ से आएगा -3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 242 इंटू 10⁻3। अब देखो यह 10⁻3 डिवाइड है, ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻6। अब देखो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, यहां पर देखो 6.6 इंटू 18 इंटू 10⁻6
डिवाइडेड बाय हो जाएगा 242। अब देखो 18 6 108, 108 में से यहाँ पर 8 बच गया 10 और 18 6 108, 108 प्लस 10 118, तो 118 और पॉइंट यहाँ पर डिवाइडेड बाय 242 और इंटू 10⁻⁻6। आप ये देख सकते हैं कि यह वैल्यू लगभग 1/2 से कम है, लगभग 1/2 से कम है। तो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली कितना मानता हूँ, अप्रोक्सीमेटली मानता हूँ 1/2 ही मानता हूँ, 1/2 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बनेगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हमारा ऑप्शन बनेगा 500 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, 500 नैनोमीटर। इसके करीब कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। तो इसके करीब आंसर है हमारा, यहाँ पर है ऑप्शन ए। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है, 494 नैनोमीटर, 494 नैनोमीटर। यहाँ पर देखो यह वैल्यू 1/2 से कम आ रही है, तो यहाँ पर भी वैल्यू 1/2 से कम आनी चाहिए, यानी 0.5 से कम आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यह क्या है, 5000 नैनोमीटर से ज्यादा की वैल्यू है। ऑप्शन बी सी डी में देखो 500 नैनोमीटर से ज्यादा की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 500 नैनोमीटर से कम वैल्यू चाहिए। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए 494 नैनोमीटर, ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36। अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं और हमको बताना है कि इनमें से किस में एनर्जी कम खर्च होगी। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है इसलिए हम Z को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखो यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या है 5 और 6 n2 की वैल्यू, तो यहाँ से बनेगा 13.6 इन ब्रैकेट 1/25 माइनस 1/36। इसको हम आगे सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा, हम आगे ही सॉल्व करते हैं, यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं पहले 13.6 इंटू यहाँ पर बनेगा 36 माइनस 25, तो यहाँ बनेगा 11 डिवाइडेड बाय यहाँ बनेगा, और यहाँ 372 180 यहाँ पर बनेगा 900। तो देखो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ बनेगा 13.6 इंटू यहाँ पर देखो 0.11 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ बनेगा 13.6 इंटू 0.0, यहाँ बनेगा 1 और बच गया यहाँ पर 2 यानी 20 आ गया, 20 यानी यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर यही आएगा। अब देखो 0.012 यहाँ हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आए, आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो सेकंड के लिए, सेकंड में है n क्या है यहाँ पर 5 2 n है 3, तो यहाँ बनेगा इज इक्वल टू 13.6 इन ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर।
तो यहाँ से बनेगा 13.6 इन ब्रैकेट 25 माइनस 9 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ बनेगा 25 इंटू 9 225 225। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 13.6 इंटू, पहले हमने 0 पॉइंट लिया, 0.0 और एक बार दिया, तो यहाँ बनेगा क्या, 2 0 यहाँ ऐड होंगे, तो यहाँ पर बनेगा 8 से इसे डिवाइड नहीं करते, यहाँ 7 से में भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आ गया अप्रोक्सीमेटली 7 यानी 0.07। उसके बाद देखो n की वैल्यू है 6 और n की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर बनेगा E इज इक्वल टू बनेगा 30.6 इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बनेगा 13.6 इन ब्रैकेट 36 माइनस 1 35 डिवाइडेड बाय 36। यह लगभग आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ 13.6 इन ब्रैकेट 0.9 के करीब यह आंसर आएगा। अब देखो फोर्थ ऑप्शन देखो, n इज इक्वल टू 5 है टू n इज इक्वल टू 4 है। इसके हमारे बाद आंसर बनेगा E इज इक्वल टू 13.6 इन ब्रैकेट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 13.6 इन ब्रैकेट 25 माइनस 16, यहाँ पर बनेगा 9 और यहाँ बनेगा 25 इंटू 16, यहाँ बनेगा 150 और 250 और यहाँ बनेगा 25 इंटू 16 80 08, यहाँ बनेगा 400, यहाँ क्या बनेगा 400। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.6 इन ब्रैकेट 0.09 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से बनेगा 0.022 यानी 0.0225। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए में ही कम एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर देखो 0.012 है, ऑप्शन बी में है 0.07, ऑप्शन सी में है 0.9 और ऑप्शन डी में है 0.0225। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए में एनर्जी कम लग रही है और वो कितने 13 इंटू 6 इन ब्रैकेट 0.012। तो ऑप्शन ए में कम एनर्जी खर्च होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस of the original element which produce N14 by emitting beta particle। यानी यहाँ पर देखो क्या बताया, एक एलिमेंट है X जो बीटा पार्टिकल, अब देखो बीटा पार्टिकल यानी क्या होता है, बीटा पार्टिकल यानी होता है जिसका एटॉमिक नंबर -1 हो, जिसका एटॉमिक नंबर -1 हो, और यहाँ पर बीटा लिखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर -1 हो और मास नंबर 0 हो, उसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। यहाँ पर देखो जिसका मास नंबर 0 और एटॉमिक नंबर -1। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, एक पार्टिकल है X, वो क्या कर रहा है, बीटा पार्टिकल और N14 रिलीज कर रहा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब देखो यहाँ पर तो हमें बताना है कि इस X में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो पहले देखो यहाँ पर मास नंबर क्या आएगा, X का मास नंबर आएगा इन दोनों का सम, और एटॉमिक नंबर आएगा इन दोनों का सम। अब देखो यहाँ पर X इज इक्वल टू हो जाएगा, X का मास नंबर हो जाएगा यहाँ से 14 + 0
और एटॉमिक नंबर हो जाएगा -1 + 7। तो यहाँ पर देखो x बनेगा हमारा 14 6, यानी x का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 14। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू होगा, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहां से बनेगा 14 - 6, तो यहां से आंसर आएगा 8। न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 8, ऑप्शन सी। तो यहां पर x जो एलिमेंट है उसके न्यूट्रॉन कितने हैं, 8, ऑप्शन नंबर सी।